हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं। तो ये आपका लास्ट चैप्टर, ठीक है। क्लास 11 की आपकी 3 बुक हैं और 3 बुक में मैंने जो आपकी ये वाली बुक स्टार्ट की थी 1 2 3 टोटल बुक हैं। तो मैंने जो फर्स्ट बुक स्टार्ट की थी उसका आज लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो आज इसका जैसे ही लास्ट चैप्टर आज इसका ख़त्म होता है, यानी इसका देखिए ये जो चैप्टर है आपका 2 पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर 2 पार्ट में ख़त्म नहीं होता है तो उसके 3 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही ख़त्म होता है तो जो भूगोल की सेकंड बुक है क्लास 11 की, उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसको भी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। जैसे भी आप चैप्टर का नाम देखेंगे तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्राकृतिक संकट, ठीक है। जो प्रकृति की तरफ से हमें संकट मिलते हैं वो उस आपदा और इनके कारण और इनके क्या परिणाम निकलेंगे और इनका कैसे हम प्रबंधन करेंगे, तो सब चीज़ के बारे में एक ही चैप्टर में दे दिया है। जैसे कि अगर आप इसको देखें तो इसकी कुछ इकाइयाँ हैं। बाढ़ या सूखा आपको देखने को मिलता है। तो बाढ़ या सूखा, क्या आप बाढ़ या सूखे को रोक सकते हैं? या बाढ़ या सूखा आपकी तरफ से आता है? नहीं आता है ना, प्राकृतिक होता है, ठीक है। भूकंप, सुनामी, चक्रवात या भूस्खलन। भूस्खलन मीन्स होता है भूमि का एक हिस्सा टूट जाना, तो उसको हम क्या कहेंगे? भूस्खलन, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे, एक एक करके एक एक चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए, प्राकृतिक संकट और आपदा, चैप्टर नंबर 7, लास्ट चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर है। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है। क्या होती है सुनामी? तो देखिए सुनामी क्या होती है। देखिए समुद्र में जो भूकंप आते हैं उसको हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। अगर स्थल पे आए तो हम उसको भूकंप कहेंगे, लेकिन वही चीज़ अगर समुद्र में आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको सुनामी कह देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल पढ़ा है। आए दिन सुनामी आती हैं, ठीक है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे सुनामी आए दिन आती रहती है, ठीक है। आए दिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर भूकंप आता रहता है। तो अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हमें बहुत जल्दी से मिनटों और सेकंडों में खबरें हमें टीवी पे देखने को लाइव मिल जाती हैं। तो हमें आए दिन देखने को मिलता है, कहीं इस देश में भूकंप आया, कहीं इस देश में सुनामी आई, कहीं इस देश में बाढ़ आ गई, कहीं इस राज्य में आपदा आ गई। तो इस प्रकार से चीज़ें हमें देखने को सुनने को मिलती हैं। तो चलिए आगे देखिए, आपको कश्मीर में नियंत्रित रेखा के दोनों तरफ आए भयानक भूकंप की जानकारी होगी। तो देखिए कश्मीर में भूकंप आया उसकी जानकारी, या फिर मान लीजिए केरल में बाढ़ आई उसकी जानकारी, तो हमें मिलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको थोड़ा जब हम आगे समझेंगे तो आगे समझ लीजिए इसको। इन आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान से हमें हिला कर रख दिया है। इन आपदाओं में क्या होता है कि जो अगर इसकी चपेट में व्यक्ति आ गए तो वो भी मर जाते हैं, ठीक है, यानी जान का नुकसान होता है। और घर मकान आपकी जो भी चीज़ें हैं, बिजली जिली डली हुई है, सब टूट फूट हो जाता है, यानी जान का नुकसान और साथ साथ माल का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। ये परिघटनाओं के रूप में क्या हैं और कैसे घटती हैं, ठीक है। हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ऐसा तो है नहीं परिवर्तन नहीं होगा। आप भी देखिए बचपन में कुछ और रहते हैं, थोड़े बड़े हुए कुछ और, आपके स्वभाव में परिवर्तन होगा। आप थोड़े और बड़े हो जाते हैं, कुछ स्वभाव में और परिवर्तन हो जाए। आप वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, कुछ और परिवर्तन देखने को मिलेंगे स्वभाव में, ठीक है। यानी प्रकृति परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, ठीक है। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, यानी सीधी बात है, हर चीज़ में परिवर्तन होना है, ठीक है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती है, ठीक है। ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। क्या? कौन सी प्रक्रिया? परिवर्तन, यानी परिवर्तन होते रहते हैं तथा हमारी प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि आज आपके घर में परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन सामने मोहल्ले वाले के घर में परिवर्तन ना हो, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। या आप में परिवर्तन हो रहे हैं, आपके दोस्त में परिवर्तन ना हो, तो ऐसा भी नहीं है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन जो है हर जगह व्याप्त है, ठीक है। प्रकृति में, प्रकृति से लेके, व्यक्ति से लेके, वस्तु से लेके, या आप बोले पर्यावरण से लेके, मौसम से लेके, हर जगह परिवर्तन व्याप्त होते हैं, यानी परिवर्तन हर जगह होते हैं। परंतु इसके प्रमाण, सघनता और पैमाने में अंतर होता है।
मतलब परिमाण, सघनता और पैमाना। कभी कभी क्या होता है, परिवर्तन बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कोई परिवर्तन में देर लग जाती है, कोई परिवर्तन में लंबा समय लगता है, तो अलग अलग समय पर अलग अलग देखने को मिलेंगे। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे कि आप देखिए स्थलाकृतियों और जीवों। इधर तो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, तो भूकंप वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने बताया कि ये बदलाव आपको धीमी गति से भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से बदलाव आ गया, हो सकता धीरे धीरे आए, हो सकता है एकदम से आ जाए, ठीक है, मतलब जल्दी से आ सकते हैं, हो सकता है धीमी गति से आए। तो देखिए ये बदलाव हमें धीमी गति से भी देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे स्थलाकृतियाँ, ठीक है। जैसे एक समय था, ठीक है, एक समय था जहाँ पे हिमालय है, वहाँ पे समुद्र हुआ करता था, टैथिस सागर हुआ करता था, ठीक है, टैथिस सागर हुआ करता था। धीरे धीरे समय बदला, प्लेटें खिसकी, ठीक है, प्लेटें एक दूसरे से टकराई, ठीक है, उसमें क्या हुआ, मलबा जम गया, मलबा जमने के कारण वो समुद्र आपका चला गया, टैथिस सागर निकल गया उधर से, ठीक है, मलबा जम गया, मलबा जम गया, लेकिन प्लेटों की गति नहीं रुकी, प्लेटों की गति बराबर चलती रही। प्लेटों की गति चलने के कारण धीरे धीरे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, वो जो है हिमालय पर्वत बनने लगा, ठीक है। तो स्थलाकृतियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने हिमालय पर्वत को बनते हुए देखा है, या आपके पिताजी ने हिमालय पर्वत को बनते हुए देखता है, या आप बोले दादाजी ने? तो भाई ऐसा तो कुछ है नहीं कि हिमालय पर्वत 100 साल पहले नहीं था, आज निकल के चला आया, लाखों वर्षों पहले की बात है, ठीक है। तो इतना धीमा समय है कि आपको देखने को, मतलब आप इसमें अंदाजा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें अंदाजा नहीं कर सकते। वो तो हमारे पास बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे पहले टैथिस सागर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे प्लेटें टकराई, फिर धीरे धीरे प्लेटें टकराती रही, फिर धीरे धीरे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हमें जानकारी है, लेकिन हमने वास्तविकता में देखा तो है नहीं, ठीक है। हमारी उम्र कितनी होती है, 70 80 साल, 60 साल, 50 साल, किसकी कितनी है क्या पता, ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकती है, 90 हो सकती है, इससे ज़्यादा तो कोई जी नहीं सकता है, ठीक है। तो 100-200 साल में तो आपको हिमालय पर्वत या कोई भी पर्वत, रॉकी पर्वत, कोई भी पर्वत अगर आप देखते हैं तो आपको देखने को मिल नहीं जाएगा कि आज मान लीजिए राजस्थान में क्या है, बंजर भूमि है, कल आपको वहाँ पे हरे भरे खेत मिल जाए, तो एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक समय पे राजस्थान की भूमि भी जो थी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती थी, ठीक है, और अब अगर वहाँ पे आप देखें तो आप बंजर भूमि देखने को मिलेगी, आपको मरुस्थल देखने को मिलता है गर्म। चलिए आगे देखिएगा, और जीवों में भी ये बदलाव, ठीक है, जैसे कि अगर आप देखते हैं आज अब किस प्रकार के हैं, पिछले ज़माने में अगर आप, जैसे हमने इतिहास पढ़ा, नवपाषाण काल, वहाँ पे लोगों को अग्नि का ज्ञान नहीं था, वहाँ पे लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था क्या खाया जाता है, जानवरों को खाते थे, शिकार करते थे, ठीक है, यह लोगों को फसल उगाने का ज्ञान नहीं था। तो धीरे धीरे चीज़ों का विकास हुआ। तो परिवर्तन क्या है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये बदलाव तेज गति से भी हो सकते हैं। अभी तो हमने धीमी गति की बात की, लेकिन अब हम अगर तेज गति की बात करते हैं तो देखिए ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी आपका विस्फोट ऐसे तो होता नहीं कि धीरे धीरे हो रहा, एकदम से फटेगा, ठीक है, बहुत तेज आवाज़, बहुत धुआं, यानी बहुत सारा मलबा उसके अंदर से निकलेगा। तो ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट एकदम से होता है। सुनामी भी आपकी एक ही दम में आती है, यानी बहुत ही तेज़ी से आती है। भूकंप भी आपका तेज़ी से आता है, तूफान भी आपका तेज़ी से आता है। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र पर सीमित हो सकता है। जैसे देखिए आंधी आती है, आंधी, ठीक है, तो वो छोटे से क्षेत्र पर रहेगी। करकापात आता है, वो भी छोटे क्षेत्र पर प्रभाव करता है। और देखिए टॉर्नेडो अगर आता है तो वो भी छोटे क्षेत्र पर प्रभाव करता है। जिसे मान लीजिए, इसका मतलब जैसे भूकंप मान लीजिए जापान में आया तो आपके इंडिया तक नहीं पहुंचता है ना, ठीक है, यानी भूकंप आएगा तो जापान के कुछ क्षेत्र को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर आप कहें कि भूकंप आया जापान में, ठीक है, उसका प्रभाव इंडिया अमेरिका में पड़ा, तो ऐसा तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। यानी एक छोटे क्षेत्र पर इसका प्रभाव होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यापक होती हैं, यानी एक चीज़ पर प्रभाव ना पड़ के पूरी दुनिया पर और पूरी दुनिया के देशों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है आपको, इंडिया में देखने को नहीं मिलती है आपको। यूपी आप बोलते हैं, यूपी या आप बोलते हैं बिहार, तो इस प्रकार से देखने को नहीं मिलती है ना, पूरी दुनिया में देखने को मिलती है भूमंडलीय ऊष्मीकरण, यानी आपका ग्लोबल वार्मिंग। अगर इसकी बात करते हैं हम ओजोन परत का ह्रास, यानी ओजोन परत जो कि आपकी ओजोन परत है समताप मंडल में स्थापित है, समताप मंडल में आपको ओजोन परत देखने को मिलती है, ठीक है। और ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें बचा लेती है। यानी उससे क्या होगा, जो सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी रेज जो सूर्य की हैं, वो अगर सीधे हम तक पड़ती हैं तो आपको त्वचा कैंसर के साथ साथ मोतियाबिंद जो आंखों में रोग होता है अंधेपन का, वो आपको हो जाएगा, ठीक है। उस यूवी रेज से बचाने के लिए
लिए है हमारी ओजोन परत। ओजोन परत उन रेज को अवशोषित कर लेती है जिससे वे क्षोभ मंडल में नहीं आती हैं, समताप मंडल में रुक जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ओजोन परत का ह्रास, अगर ओजोन परत पतली पड़ रही है हमारी कुछ कमियों के कारण, तो यूवी रेज कहाँ है, एक इंसान पे पड़ेंगी क्या, या यूपी अकेले पे पड़ जाएंगी, नहीं पड़ेंगी ना, या आप कहें राजस्थान अकेले पे पड़ रही, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया, इंडिया से लेके अमेरिका से लेके कोई भी, टर्की से लेके कोई भी देश हो, उसको हर जगह ओजोन परत पतली होगी तो हर जगह उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये होता है आपका व्यापक स्तर पर प्रभाव। ठीक है, और आपका कुछ क्षेत्र स्तर पर हो रहा था। अब देखिए इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। तो देखिए विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न इसका अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों की दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है वो किस दृष्टिकोण से इसको देख रहा है और किस दृष्टिकोण से इसको समझ रहा है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल तटस्थ होते हैं, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। जो अगर प्रकृति है तो प्रकृति से क्या है, परिवर्तन अगर हो रहे हैं तो ठीक है ना, अच्छा है ना बुरा है। परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल बोझिल होते हैं। मानव दृष्टिकोण से क्या होता है, मानव अगर अपनी दृष्टि से देखता है तो उसको क्या लगता है कि अगर इस चीज में परिवर्तन हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही बोझिल हो चुकी है, यानी बहुत ही नुकसानदायक है। नुकसानदायक नहीं, यानी मानव को मतलब जो है आफत पड़ने लगती है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं परिवर्तन, कुछ बुरे भी होते हैं। जैसे देखिए अगर ऋतु परिवर्तन है तो देखिए हर साल आपका ऋतु परिवर्तन होता है, 3 ऋतुएं आपकी बदलती रहती हैं। अगर नहीं होता है ऋतु परिवर्तन तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी। तो कुछ परिवर्तन तो अपेक्षित अच्छे होते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप 8-10 साल के बच्चे हैं, ठीक है, वहीं पर आप 20 साल के हो गए, अब आप पे परिवर्तन ना हो, आपकी हरकतें 8-10 साल के बच्चे जैसी रहें, तो क्या वो परिवर्तन अच्छा है क्या? बिल्कुल नहीं है। उम्र के हिसाब से आप अपने जो बॉडी में है परिवर्तन होने चाहिए। यानी अगर आप 20 साल के हैं तो आपके परिवर्तन आप में जो क्वालिटी है वो 20 साल जैसी लगनी चाहिए, ना कि 8-10 साल के बच्चे जैसी। तो परिवर्तन जरूरी है, तो कुछ परिवर्तन जरूरी होते हैं। जैसे इधर पे देखिए मौसम के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो देखिए ऋतुओं में परिवर्तन, अगर ऋतुओं में परिवर्तन ना हो तो देखिए ना, तो देखिए अगर सर्दी है तो सर्दी बनी रहेगी, अब सर्दी है तो सर्दी बनी रहेगी। अगर आप ध्रुव पे जाते हैं, पोल्स पर जाते हैं, आपका जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पे क्या है, एक बार सर्दी पड़ गई तो 6 महीने तक सर्दी नहीं जाती है। ठीक है, सर्दी तो ठीक है, सर्दी तो वहाँ पे 12 महीने रहती है। एक बार दिन हो गया तो 6 महीने तक दिन रहता है, एक बार रात हो गई तो 6 महीने तक रात रहती है। ये कोई बात हुई बताइए, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। ना तो वहाँ पे लोग रहते हैं ना ही कुछ वहाँ पे कुछ मतलब जब लोग नहीं रहेंगे तो कुछ उधर पे संसाधन भी आप लोग नहीं समझ सकते हैं, यानी कोई भी संसाधन वहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए उधर पर परिवर्तन नहीं होता है, दिन हो गया तो दिन सही, उन्हें परिवर्तन से मतलब नहीं है, रात हो गया तो रात सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कोई रहता नहीं है, यानी परिवर्तन जो है बहुत जरूरी है। तो देखिए ऋतुओं में जो परिवर्तन होते हैं उसका कारण क्या होता है, फलों का पकना आदि, जबकि कुछ परिवर्तन अनापेक्षित बुरे होते हैं। अभी तो अच्छा परिवर्तन देखा ना हमने कि ऋतुओं का परिवर्तन, लेकिन कुछ परिवर्तन तो बुरे होते हैं, जैसे एकदम से भूकंप आ जाना, ठीक है, बाढ़ आ जाना, युद्ध की स्थिति बन जाना। तो ये थोड़ा ना परिवर्तन अच्छे हैं कि युद्ध की स्थिति बन गई, इधर तोप चला दी उधर तोप चला दी, लाखों लोगों की संख्या में लोग मर गए। ठीक है, नदियां बह गई एकदम खून की। ठीक है, कोई देश पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो ये चीज़ अच्छी है क्या? ये क्या है, ये अनापेक्षित हैं। एक तो एकदम में एक तो क्या है कि हमने सोचे नहीं और एकदम से आ गए। ठीक है, दूसरी बात इसमें बहुत ही जान मान का नुकसान कर गया। जैसे बाढ़ आ जाती है, क्या करते हैं बाढ़ में, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग बेघर हो जाते हैं। तो क्या इसी प्रकार की तो चीज़ें होती हैं, घर माल टूट जाते हैं, बिजली के खंभे टूट जाते हैं, लोगों की गाड़ियां बह जाती हैं, घर गृहस्थी बह जाती है। तो क्या अच्छा है क्या? गलत बात है। ठीक है, अनापेक्षित और बुरे होते हैं, ना हम इनकी अपेक्षा करते हैं और नए परिवर्तन होने चाहिए। चलिए आगे देखिए, इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत करते हैं। एक तो बुरे माने जाते हैं ये परिवर्तन, दूसरी चीज़ क्या है कि मानव को बहुत ज़्यादा भयभीत करते हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है। भयभीत, अब देखिए बाढ़ आ जाएगी तो क्या मानव खुश हो जाएगा क्या? ठीक है, या भूकंप आ जाएगा तो भाई हंसी खेल के मतलब झूमने लगेंगे लोग, ऐसा तो होता नहीं है, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं लोग। अब देखिए आपदा क्या है, आपदा क्या है? आपदा प्राय एक अनापेक्षित घटना है। अनापेक्षित का मतलब है यानी हम इसकी अपेक्षा तो करते नहीं है कि भाई आ जाओ आ जाओ, ऐसा तो कोई होता नहीं है कि आपदा को आप लोग बोलेंगे आ जाओ आ जाओ। आपदा प्राय एक अनापेक्षित घटना है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती है। ठीक है, बाढ़ आपके नियंत्रण में नहीं है। ठीक, अगर आप देखें भूकंप आ गया वो आपके नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं वो आपके नियंत्रण में नहीं है।
आगे देखिएगा, यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती हैं। आपको पता नहीं चलेगा, एकदम से भूकंप आ जाएगा, एकदम से सुनामी आ जाएगी, बहुत थोड़े समय में आ जाती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगे। जो हम काम काज कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, मतलब तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, ऑफिस तो आपका टूट ही जाएगा ना, तो वहाँ पर काम करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। तो मानव जीवन की क्रियाएं रुक जाती हैं, घर मकान टूट जाते हैं एकदम से, ठीक है। यहाँ बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए आगे क्या है, लंबे समय तथा भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता है। इसको बोल दिया प्राकृतिक बल, ठीक है। बल ही एक किस्म से, मतलब जैसे बाढ़ आती है तो बल ही लग जाता है ना, बल ना लगेगा तो ऐसे गाड़ियां क्यों बह के चली जाएंगी या लोग क्यों मरेंगे, तो इसको हम प्राकृतिक बल कह देते हैं। तो प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता है और मानव को इनका अबोध और असहाय शिकार, ठीक है, यानी बिना मतलब का शिकार कौन हो जाता है, मानव, ठीक है। परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ओनली प्राकृतिक बल ही आपदाओं का कारक है। आगे देखिएगा, आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से है। देखिए आपदा तो आपकी बनती है, मान लीजिए सूखा बन रहा है, बाढ़ बन रही है, भूस्खलन हो रहा है, तो मात्र ऐसा नहीं है कि प्रकृति के हिसाब से हो। अब जो प्रकृति में है मानव उसको छेड़छाड़ करने लगा है। अब छेड़खानी जब मानव करेगा प्रकृति से तो ये जो आपदाएं हैं और ज़्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है। यानी अब आपदाएं जो आती हैं उसका जो मानव क्या है, मानव इसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। यानी मानव के कारण ही ये आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं, यानी मानव कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे क्या है कि खुद का जान मान का खतरा होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, तो भोपाल गैस त्रासदी आपने सुना होगा, ठीक है। ये कब आई थी, तो ये आई थी आपकी 1984। अब 1984 में जब MIC आपकी गैस है, कौन सी गैस है, जो कि भोपाल गैस त्रासदी में जो है निकली थी, यानी फैली हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट, इसको लिख लेना। 1994 में हुई थी आपकी भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल आपका एक MP का शहर है, MP यानी मध्य प्रदेश का शहर है, मध्य प्रदेश राज्य का शहर है भोपाल। 1994 में MIC गैस यहाँ पे स्रावित हो गई थी, ठीक है। स्रावित नहीं, यानी जो गैस है फैल गई थी, इसको मिथाइल आइसोसाइनाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल आइसोसाइनाइट बोलते हैं। इसको लिख लेना कि कौन सी गैस फैली थी भोपाल गैस त्रासदी में, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये जो गैस थी बहुत ही जहरीली गैस थी। कैसी थी, जहरीली गैस थी। एक आपकी चेरनोबिल नाम की आपदा थी, तो चेरनोबिल हमारी इंडिया की नहीं है, ये 1986 में हुई थी, वो 84 में थी भोपाल गैस त्रासदी, और ये 1986 की घटना है, 1986 की घटना है, और ये हुई थी यूक्रेन की घटना है, ठीक है। तो इसमें भी लैब में कुछ आपका जो है विस्फोट हो चुका था दबाव के कारण, तो इससे भी लोगों पर क्या था, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अब अगर आप भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं तो ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, इतने लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग अपंग हो गए थे शरीर से, ठीक है, बहुत सारे लोग अंधे हो गए थे, और मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का जान मान का नुकसान हुआ था, जान का नुकसान हुआ था खासतौर से। CFC, और आपका एक युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध में भी जान मान का नुकसान अच्छा खासा होता है। CFC की अगर बात करते हैं तो CFC क्या है आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है आपकी ठंडा करने के लिए यूज की जाती है। खैर अब नहीं की जाती है, लेकिन CFC का उपयोग आपको पहले ठंडा करने के लिए, जैसे आपका AC में, फ्रिज में, किसी भी चीज़ को ठंडा करना है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता था, इस गैस का, CFC का। फिर क्या हुआ कि जब एक गैस जो है वायुमंडल में फैली, तो वायुमंडल में फैलने के कारण क्या हुआ कि जो हमारी ओजोन परत है उसको हमने देखा कि CFC के कारण जो ओजोन परत है वो पतली हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन के निकली कि जो वायुमंडल में हमारी ओजोन परत है, ओजोन को उसमें ओजोन का सूत्र होता है आपका O2, ठीक है, याद रखना, O3 होता है, सॉरी O3 होता है, O2 होता है आपका ऑक्सीजन का, ठीक है, O2 ऑक्सीजन और O3 क्या है, अगर 3 O जुड़ जाए तो वो बना देते हैं ओजोन, ठीक है। अगर 2 रहें तो अच्छे हैं, हम उसको सांस ले सकते हैं, लेकिन O3 आपके लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कब होता है, खतरनाक ओजोन तब होता है जब क्षोभ मंडल में आ जाए, ठीक है।
समताप मंडल में जो है ओजोन आपकी बहुत अच्छी तरीके से हमारे लिए उपयोगी है। चलिए इसको आगे देखें, ओजोन वगैरह किस में पढ़ेंगे, तो ओजोन वगैरह पढ़ेंगे जो आपको पर्यावरण में पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट की बुक पढ़ेंगे अपन लोग, तो उसमें देख लेंगे। अब देखिए CFC की बात कर ली, ठीक है, तो इसने क्या किया, ओजोन परत को नष्ट करने का काम किया, ठीक है। अब ये गैस हो गई आपकी, वायुमंडल में छूट गई गैस तथा ग्रीन हाउस गैस है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैसों से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसों से आपका जो है वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ता है। इसके बाद देखिए क्या है, ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण, यानी हम वायुमंडल में भी प्रदूषण कर रहे हैं, गैस में भी प्रदूषण, ध्वनि में भी प्रदूषण, ठीक है, वायु में भी प्रदूषण, जल में भी प्रदूषण, मिट्टी में भी प्रदूषण। अब देखिए जो प्राकृतिक आपकी संसाधन है, अब उससे आप छेड़खानी कर रहे हैं या उसको खराब कर रहे हैं या आप उसको प्रदूषित कर रहे हैं, तो क्या है नुकसान ही होगा क्या। मान लीजिए मिट्टी को प्रदूषित कर दिया आपने, तो मिट्टी पे खेती अच्छी नहीं होगी, ठीक। अगर आपने जल को प्रदूषित कर दिया तो पेयजल अच्छा नहीं मिलेगा, वायु को प्रदूषित कर दिया O2 अच्छे से नहीं मिलेगी, ध्वनि भी प्रदूषित हो जाती है आपकी, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रदूषित हो जाती हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। जैसे देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानबूझकर करते हैं, ठीक है, जो मानव जानबूझकर करते हैं, जैसे वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़। अब वनों को काट दिया, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसी चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं और जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, ठीक है। अब मिट्टी जब वहाँ पे जड़ें नहीं रहेंगी मिट्टी में, तो वो मिट्टी टूटेगी, यानी भूस्खलन होगा। भूस्खलन का मतलब होता है जो स्थल मंडल है उसके एक भाग का टूट जाना, उसको हम भूस्खलन कहते हैं। और इससे बाढ़ की स्थिति भी बनती है। क्यों बनती है बाढ़ की स्थिति, क्योंकि जड़ें पानी को भी रोक देती हैं। अब पानी को नहीं रोकेंगी तो पानी तेजी से आएगा, तेजी से पानी आएगा, साथ में मिट्टी को लेके आएगा, तो बाढ़ की स्थिति बनेगी, ठीक है। तो वनों के काटने से भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बनती है। तीसरी बात है आपका भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य। देखिए आपने VIP2 नाम से एक मूवी है, ठीक है, VIP2 नाम से एक मूवी है, कहाँ की, साउथ की मूवी है VIP2 नाम से। उसमें बॉलीवुड की काजोल और उसमें धनुष, दो मतलब हीरो हीरोइन है उसमें। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि जो उधर में एक बिल्डिंग बनवाना चाहती है, उसमें वो जो हीरोइन होती है काजोल, मतलब उसमें एक बिल्डिंग बनवाना चाहती है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता कि जहाँ वो ज़मीन उसने खरीद रखी है उस ज़मीन पे क्या है कि वो ज़मीन कैसी है, भंगुर है, यानी वो ज़मीन रहती है नदी या झील के किनारे रहती है, जिसमें उसमें नमी रहती है। अब अगर उस ज़मीन पर वो बिल्डिंग बनवाती है तो हो सकता है बिल्डिंग बनते बनते धंस जाए या टूट के गिर जाए। अब जब बिल्डिंग भंगुर ज़मीन पर खड़ी की जाएगी तो क्या होगा, उसमें मतलब यही स्टोरी दी हुई है, तो ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि भंगुर ज़मीन पे अगर आप लोग बिल्डिंग बनवाते हैं तो वो बिल्डिंग धंस जाएगी या फिर एकदम से गिर जाएगी। अब एकदम से गिरने की वजह से क्या होगा कि उसमें मजदूर जो काम करते हैं वो तो मर ही जाएंगे। दूसरी बात उसमें क्या होगा कि अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक क्षति भी आपको पहुंचेगी, अर्थव्यवस्था नहीं, आर्थिक क्षति आपको पहुंचेगी। यानी उसमें जो भी आपका धन मन लगा हुआ है, मतलब जो आप उसमें धन लगा रहे हैं, वो भी आपका क्या है कि वो भी आपका नष्ट हो जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, टूट जाएगी, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जो भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य, अब भंगुर जमीन पर आप निर्माण कार्य करते हैं तो एक तो जान का नुकसान होता है, दूसरा माल का नुकसान होता है। अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं आपके, ठीक है, जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है, जिनकी वजह से क्या होती है, आपदा आती है और परोक्ष रूप से प्रभावित होती है मानव के द्वारा ही। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों को पहचान सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदा आ सकती है? तो देख लेना आपका जहाँ विद्यालय हो। क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? तो बिल्कुल बचाव के लिए, मान लीजिए भंगुर जमीन में आप लोग बिल्डिंग बना रहे हैं तो मत बनाइए, जरूरत नहीं है। नमी है जमीन में बहुत ज़्यादा या मतलब उपजाऊ है जमीन अच्छी खासी, तो उधर पर खेती करना चाहिए, ना कि उधर पर बिल्डिंग बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी। चलिए आगे देखिए, वह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों में ही वृद्धि हुई है। तो जो मानव है वो इन आपदाओं को और बढ़ाता जा रहा है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं और कहीं कहीं पे इन घटनाओं से बचने के प्रयत्न भी हो रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता का नाम मात्र ही हाथ लगी है, यानी लोग बाग बच तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं तो सफलता तो लोगों को मिल ही नहीं रही है, ठीक है। इसको पतला किया जाए, इधर पे इसको इतना किया जाए, इसका कलर जो है रेड किया जाए। चलिए अब देखेंगे इसको, अब देखेंगे कि लोग कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सफलता लोगों को नहीं मिल रही है। परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है, यानी कुछ आपदाओं को निवारण इनका किया जा सकता है। जैसे इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। देखिए मानव के द्वारा जो आपदाएं बनती हैं उनको क्या है, उनका हम निवारण भी कर सकते हैं, उनको हम रोक भी सकते हैं,
लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? क्या उसको रोकना संभव है? क्या बाढ़ आएगी तो आप उसको रोक सकते? बिल्कुल नहीं रोक सकते। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप शक्तिमान हो गए, आपने रोक लिया, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। ठीक है ना, आप भूकंप को रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे ही प्लेट टकराएंगी पृथ्वी की तो भूकंप आएगा। ठीक है, नॉर्मल बात है कि भूकंप आएगा। देखिए, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि असर को कम करना। रोक नहीं सकते हैं लेकिन हम इससे बच सकते हैं, इसके असर को कम कर सकते हैं। थोड़े समय पहले अगर हमें चीज़ को इसका पता लग जाए कि भूकंप आने वाला है तो हम अपने माल नहीं बचा सकते लेकिन कम से कम जान तो बचा सकते हैं। इसका प्रबंधन करना, इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में भू शिखर सम्मेलन अर्थ समिट, इसको याद रखना, भू शिखर सम्मेलन अर्थ समिट आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राजील, तो रियो डी जेनेरो, ये जो आपका रियो डी जेनेरो है ये ब्राजील का एक स्थान है, यहाँ पे आपकी जो है ये भू शिखर सम्मेलन हुआ था 1993 में। ठीक है, आगे देखिए, और मई 1994 में याकोहामा, ठीक है, 1993 में रियो डी जेनेरो भू शिखर सम्मेलन, और 1994 की अगर आप बात करते हैं 1994 की बात करते हैं, याकोहामा। तो याकोहामा जो है आपका, याकोहामा एक आपका शहर का नाम है जापान के, तो याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, यहाँ यह देखा गया कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। तो आपदा भी बोल सकते हैं या फिर उसको हम प्राकृतिक संकट भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु फिर भी अंतर है। तो देखिए, अंतर देखते हैं, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। तो देखिए, प्राकृतिक संकट क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तथ्य हैं जिनमें जनधन या दोनों को नुकसान पहुंचाने की संभाव्यता होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, महासागरीय धाराएं प्राकृतिक आपदा हैं आपकी, महासागरीय धाराएं। अब महासागरीय धाराएं अगर आपकी बनती हैं तो क्या होता है कि जो आपके किनारे मतलब तटवर्तीय देश होते हैं, तटवर्तीय देश या तटवर्तीय राज्यों में नुकसान पहुंचता है। जैसे उड़ीसा में आए दिन आपको बाढ़ सुनने को मिलता है, और केरल में भी बाढ़ सुनने को मिल जाता है। ठीक है, हिमालय में तीव्र ढाल और अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां तथा रेगिस्तानों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु की दशाएं, तो ये आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटती होती हैं। ठीक है, तीव्रता से घटित होती हैं तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र तथा जीवन को छिन्न भिन्न कर देती हैं तथा उन पर लोगों का बहुत कम या नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता। कैसे नियंत्रण करेंगे आप बाढ़ वगैरह पे, सूखा वगैरह पे, आप बोलें कि भूकंप पे या आप उसमें, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आपका क्या नियंत्रण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। बस आप हो सकता है चीज़ों का आपको थोड़ा दिन पहले पता चल, दिन नहीं मतलब थोड़े समय पहले पता चल जाए तो आप उससे थोड़ा बच सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के व्यापकीकृत हैं। ठीक है, व्यापकीकृत हैं, अनुभव होते हैं। अब एक मिनट इसको, हाँ, अब देखिएगा कि क्या है। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के व्याप्तिकृत अनुभव होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपको भर आपदा का अनुभव है और मतलब कहीं पे संसार में किसी को आपदा होता नहीं, मेरी कोई टेंशन है, मेरे कोई टेंशन है, और वैसा वाला सिस्टम नहीं है कि मेरे कोई आपदा है, मेरे कोई आपदा है। ये दुनिया भर में आपदाएं आती हैं। ठीक है, कहीं पे सूखा है तो कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे भूस्खलन हो रहा है, कहीं पे भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे ज्वालामुखी फट रहे हैं। आए दिन ये आपको उसमें अगर न्यूज में देखते हैं तो आए दिन देखने को मिलेंगी चीज़ें। और दो आपदाएं ना तो समान होती हैं और ना ही उसमें आपस में तुलना की जा सकती है। जैसे देखिए, प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है अद्वितीय होती है। ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के प्रमाण, ठीक है, गहनता और बारंबारता। ठीक है, एक तो इसका प्रमाण, दूसरा इसकी गहनता, कितनी गहराई से आएगी आपदा, तीसरी इसकी बारंबारता, कितनी बार आएगी। तो ठीक है, गहनता एवं बारंबारता और इसके परिणाम इसके द्वारा किए गए नुकसान समानांतर पर बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, बार बार आएगी आपदा तो क्या होगा? नुकसान ज़्यादा बढ़ेगा। गहनता, तेजी से आएगी आपदा तो और ज़्यादा नुकसान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि इसको देखने को मिलते हैं। दूसरे संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए गए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है। अब भय, सबको डर लगता है कि भाई इतना अच्छा घर मकान बढ़िया से सब चल रहा है, फैमिली चली, एकदम से आपदा आई, फैमिली बिखर गई, घर मकान टूट गया, गृहस्थी नष्ट हो गई, पैसा नहीं बचा, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है,
तो क्या होगा, लोग बाग भयभीत नहीं होंगे क्या? बिल्कुल भयभीत होंगे, तो चिंता बढ़ रही है तथा इनमें जानमाल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न किया। अब लोगों ने क्या किया, इससे इसके प्रभाव को कम करने का रास्ता ढूंढा जाए, ठीक है, क्योंकि इसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और अंततः प्राकृतिक आपदाओं के प्रारूप में समानांतर और महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। जैसे आप देखिए कि नदियों में बाढ़ आती है ना, तो अब क्या किया गया कि उसका प्रबंधन किया गया, जगह जगह पर बांध बना दिए गए। बांध से क्या होता है, पानी को रोक दिया जाता है, ठीक है, या नहर बना दिए गई, नहर बना दिया, एक नदी में पानी ज़्यादा है तो उसको नहर के जरिए दूसरी जगह पर भेज दिया गया, ठीक है। और एक से दूसरी नदी की लिंक परियोजना जोड़ने के लिए परियोजना चलाई गई, ताकि एक नदी में पानी है तो हम दूसरी नदी में उसको नहर के जरिए या जोड़ने के जरिए उसको आराम से भेज सकते हैं, ताकि जहाँ नदी में पानी ज़्यादा हो तो वहाँ पे बाढ़ ना आएगी, जिसमें कम है वहाँ पे पानी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ आपकी जो योजना चलाई जाती हैं। चलिए देखिए, प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के आवागमन में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट तो परस्पर अंतर संबंधी घटनाएं समझी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद थे। सुभेद मीन्स होता है असुरक्षित, यानी जहां आपको प्राकृतिक संकट देखने को मिलेगा वहां पे आपको आपदाओं की असुरक्षा, ठीक है, आपदाओं के द्वारा भी आपको असुरक्षा महसूस होगी। आपदा आ जाएगी तो असुरक्षा महसूस होगी। अतः उस समय मानव पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था। यानी जैसे अगर बात करते हैं पर्यावरण के साथ, मानव उतना ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करता था। अगर आप बोलें क्यों ने कहा मानव ने पेड़ काट दिए, तो इतना ज़्यादा नहीं था पहले, लेकिन अब आर्थिक स्थिति के लिए लोग बहुत पेड़ काटते हैं, ठीक है, अपने आर्थिक लाभ के लिए। आगे देखिएगा, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तो ये आपदाएं आती थी लेकिन नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को, अब जो मतलब टेक्नोलॉजी चल रही है, उस विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान की है। यानी अभी पर्यावरण से खेलने लगा है मानव, ठीक है, और जब मानव पर्यावरण से खेलेगा तो पर्यावरण मानव से खेलेगा। प्रकृति जो है प्रकृति मानव से खेलेगी, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ठीक है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिए हैं। क्या किया इन्होंने कि मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्र में क्रियाकलाप करने शुरू किए और इस प्रकार आपदाओं की सुभेदता को बढ़ा दिया। आपदाओं की सुभेदता यानी आपदाओं की असुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि क्रियाकलाप कर रहे हैं, उससे छेड़खानी कर रहे हैं। अब जब आप किसी चीज़ से छेड़खानी करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब मानो जैसे प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, वनों से छेड़छाड़ करेंगे, तो प्रकृति भी आप हम लोगों से छेड़खानी करेगी, ठीक है। आगे देखिए, अधिकांश नदियों में बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों एवं बंदरगाहों जैसी छूट गया क्या? देखिए नहीं, तो देखिए आगे, बंदरगाहों जैसे मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रमंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुविधा बना दिया है। यानी इन सब चीज़ों से क्या होता है, मान लीजिए बंदरगाह है, बंदरगाह आपके कहाँ बनते हैं, पोर्ट कहाँ बनते हैं, पोर्ट बनते हैं आपके तटीय किनारे, मतलब तट पर बनते हैं, किनारे पर बनते हैं। वहीं पर आपके बड़े बड़े शहर बसे हैं, जैसे मुंबई चेन्नई। तो अब जैसे मुंबई चेन्नई बड़े बड़े शहर हैं, अब यहाँ पर जैसे समुद्र का पानी अगर सुनामी के नाम से ऊपर उठता है तो मुंबई में क्या होगा, बाढ़ आएगी किनारों पर, ठीक है। अब मुंबई शहर है, अच्छा खासा जनसंख्या उधर पे है, अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई है, और बाढ़ आती है तो क्या होगा, जान मान का दोनों का खतरा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ बता रखी है कि क्षेत्र तो इन लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन चक्रवात यानी तूफानों से और सुनामी आदि के लिए सुविधा बना दिया गया है। सुविधा यानी असुरक्षित है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है, इन परीक्षणों की पुष्टि आपकी आंकड़े दिए हुए हैं, देख लेना। आगे देखिए क्या है, जो इधर पे क्या दिया हुआ है, आंकड़ों से भी हो सकती है। जो पिछले जो आंकड़े दिए हुए हैं, 60 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वालों के परिणाम दर्शाते हैं। तो एक बार चलिए इसको टेबल को देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। पिछले 60 वर्षों में 12 बड़ी बड़ी आपदाएं दिखाई गई हैं। तो देखिए 1948 से अब तक की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं, सोवियत संघ यानी जो अब रूस हो चुका है 1948 में, ठीक है। 1991 में वो रूस बन चुका है, लेकिन इससे पहले अगर 1948 की बात करें तो हम उसको सोवियत संघ ही बोलेंगे। तो भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 1949 में चीन में बाढ़ आई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान। मृत्यु देख लीजिए आप कितनी ज़्यादा हुई थी कि 1949 में जब चीन में बाढ़ आई तो 57,000, ठीक है। इधर पे देखिए 57,000 लोगों की मौत हुई, ठीक है। और इधर पे अगर आप देखेंगे तो 1,10,000, ठीक है। सोवियत संघ रूस में जब भूकंप आया तो 1,10,000 लोगों की मृत्यु हुई 1948 में। फिर 1954 में चीन में भूकंप बाढ़ आई तो उसमें भी 30,000 लोग। फिर पूर्वी पाकिस्तान, जिसको अब बांग्लादेश बोला जाता है,
1965 में इधर पे क्या है, चक्रवात आया। कैसा चक्रवात आया? उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया, भूकंप आया, चक्रवात आया, ठीक है। तो 36,000 लोगों की मौत हुई, ठीक है। और जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसको अब हम बांग्लादेश कहते हैं, 1971 में बांग्लादेश बना, ठीक है। इससे पहले पाकिस्तान था। और कैसा पाकिस्तान था? तो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। इसलिए अब देखिए 1965 की बात की हुई है, तो तब तो इसको क्या बोला जाता होगा? पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि 1971 में यह बांग्लादेश के रूप में निकल के आया। आगे देखिए ईरान। 1968 में ईरान में भूकंप आया, उसमें भी लोगों की मौत हुई। फिर 1970 में पेरू में, फिर 1970 में फिर से बांग्लादेश में, 1971 में भारत में भी आपका जो है चक्रवात आया, 1976 में चीन में, और 1990 में ईरान में, 2004 में देखेंगे तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, यहाँ पे सुनामी आई, ठीक है। 2005 में पाकिस्तान भारत में भूकंप आया, 2011 में जापान में भूकंप आया। तो ये कुछ रिपोर्टें दी हुई हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, इसलिए ये आपको रिपोर्ट दिखाई गई है, कितनी ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। अब देखिए आगे देखिएगा, इस आगे वाले पैराग्राफ को देखेंगे। इस सारणी से स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन और धन दोनों की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिमाण भूमंडलीय प्रतिघात हैं और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि इसको रोक सके, ठीक है। अकेले किसी राष्ट्र में क्षमता नहीं है कि वह इसे सहन कर पाए या रोक सके। अब 1989 में संयुक्त राष्ट्र, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र की अगर हम इधर पे बात करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था। और मई 1994 में जापान में याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विशेष कॉन्फ्रेंस में से औपचारिकता प्रदान की गई थी। और यही जो है 1994 में जापान के याकोहामा नगर में जो इसका प्रबंधन किया गया, इसको ही हमने याकोहामा रणनीति कह दिया, ठीक है। याकोहामा रणनीति या अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य करना, अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य करना, यानी इन चीज़ों पर अब कार्य किया जा रहा है। बस इतनी बात याद रखना कि याकोहामा जो शहर है कहाँ पे स्थित है? तो जापान में स्थित है, ठीक है। अंग देखिएगा, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। अब हमने इसका क्या है, इसका बंटवारा कर दिया, इसका वर्गीकरण कर दिया। तो देखिए इसका वर्गीकरण देख लीजिए इधर पे। विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए उन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हो चुके हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कितना प्रभावशाली है, ठीक है। तो उनकी पहचान एवं उनका वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब उन 4 वर्गों में विभाजित किया गया, तो 4 वर्गों को हम आराम से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, भारत उन देशों में है जहां इस सारणी में दिया हुआ है, तो सारणी तो हमने देख ली ना अभी, ठीक है, जहां प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। भारत में भी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोगों का माल का नुकसान हो जाता है, करोड़ों रुपए का माल का नुकसान हो जाता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है। तो भारत में कुछ बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं, उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसको इधर पे इसको देख लीजिए, एक आपका एक टॉपिक दिया हुआ है, देखिए क्या है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण या अंतर्राष्ट्रीय दशक, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय दशक माना गया, यानी दशक मीन्स होता है 10 साल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। जो कब किया गया, किसके लिए किया गया, देखिए किसके लिए किया गया, तो प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए, यानी जो प्राकृतिक आपदा है उसका थोड़ा कम किया जाना, ठीक है। और दूसरी बात कब घोषित किया गया, तो याकोहामा जो रणनीति है जापान के लिए बनी, ठीक है, जापान में बनी, यानी याकोहामा शहर में। तो क्या है इसका मतलब, इसको याद रखना कि इसका उद्देश्य क्या था। तो सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना के लिए याकोहामा रणनीति करी गई थी, और इसका जो उद्देश्य है क्या है, प्राकृतिक आपदाओं का न्यूनीकरण। तो इस चीज को याद रखना कि याकोहामा किससे संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य देश। कितने सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन में, कितने हैं, तो 193 हैं, ठीक है, 193 हैं। आगे देखिएगा, तो इसमें देखिए छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा 1 मिनट,
इधर पे देखना, यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को याकोहामा नगर में हुई। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो इसको थोड़ा कम कैसे किया जाए तथा समाज सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद हो गया है। ठीक है, यानी जो है प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसके लिए मानव असुरक्षित है अपने आप में। ठीक है, यह भी स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीब एवं साधनहीन समुदाय को अधिक प्रभावित करती है। विकासशील यानी देशों ने विकास की ओर कदम बढ़ाया है, लेकिन अब बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए तो क्या होगा, और देश में जैसे ही कदम बढ़ाया है देश के लोग, जो गरीब लोग हैं उन पे और प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, और प्रभाव पड़ जाता है, यानी उनको 2 टाइम की रोटी नसीब हो जाती है, और जैसे ही आपदा आएगी वो भी नहीं होगी। ठीक है, बाढ़ आ जाती है फिर वो भी नहीं होती है। तो प्रभाव किस पे पड़ता है ज़्यादा, तो गरीब देश के गरीबों और साधनहीन समुदायों को, ठीक है, जिनके पास कोई साधन ही नहीं है पैसा का, तो उस समुदाय के ऊपर क्या होता है, अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाले क्षति को कम करने की रणनीति याकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसको एक करके देखते हैं। विश्व बैठक थी क्योंकि सभी देशों की थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के देशों की थी। तो विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव दिए गए, उसमें निम्नलिखित पॉइंट दिए गए। क्या क्या, फर्स्ट वाला, यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से अपने नागरिकों की रक्षा करें। दूसरे पॉइंट क्या रखा गया, यह विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित और चारों ओर से भूबद्ध देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रता पूर्वक ध्यान दिए। यानी जो देश विकासशील नहीं है या जो विकसित नहीं है देश, उन पर दूसरे देश थोड़ा उस पर क्या करें, उस पर ध्यान दें। ठीक है, यानी उनको अगर ज़रूरत है, जैसे क्या होता है कहीं कहीं पे अगर बाढ़ आती है तो खाने पीने की चीज़ें जो बड़े देश हैं वो लोग भिजवा देते हैं, करते हैं ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव, जहाँ से लगे कि हम इससे बच सकते हैं तो वहाँ से आपदा से बचाव, निवारण एवं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। अब देखिए और चौथा पॉइंट, यह उप क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कारणों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिसमें प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या उसका निवारण किया जा सके। इस प्रकृति में निम्नलिखित बल दिए जाते हैं। बल क्या है इसके, मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण, तकनीकी में भागीदारी, सूचना तथा एकत्रण प्रक्रिया का उपयोग तथा संसाधनों का संग्रह करना। तो चलिए, तो आपका हो गया। अब देखते हैं हम आगे। तो भारत में प्राकृतिक आपदा, टाइम कितना हो गया, 42 मिनट। देखिए भारत में प्राकृतिक आपदाएं, तो भारत में क्या है प्राकृतिक आपदाओं को देख लीजिए 1 मिनट के लिए। जैसे कि पहले के अध्याय में वर्णित किया गया है कि भारत एक प्राकृतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। ठीक है, एक तो यहाँ पे प्राकृतिक बहुत ज़्यादा विविधताएं मिलती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा विविधताएं मिलती हैं। बृहद भौगोलिक आकार है इसका, यानी इसका जो आकार है, इसका जो क्षेत्र है भारत का जो क्षेत्र है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कितने नंबर पर आता है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7 नंबर पे आता है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7 नंबर पे, यानी बड़ा देश है। ठीक है, बृहद भौगोलिक आकार है इसका, पर्यावरण में विभिन्नताएं इसमें देखने को मिलती हैं, सांस्कृतिक बहुलताएं देखने को मिलती हैं। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है कि अनेकता में एकता धरती, यानी अलग अलग चीज़ें तो हैं। ठीक है, जैसे कि पर्यावरणीय विविधताएं देखने को मिलती हैं, सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, भौगोलिक आकार बड़ा है, तो ये सब चीज़ें देखने को तो मिलती हैं, लेकिन अनेकता में एकता वाली धरती भारत को कहा जाता है। बृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेश, अभी भी जारी सामाजिक भेद मूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुविधता को बढ़ा दिया है। ठीक है, यानी और ज़्यादा चिंताजनक इसको बढ़ा दिया है। जनसंख्या बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, घर मकान ज़्यादा बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा था मिट्टी वाले में कि ज़्यादा से ज़्यादा वन काटे जाएंगे। ठीक है, खेती के लिए ज़्यादा वन काटे जाएंगे तो उसमें क्या होगा, भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति
स्थिति बनेगी, ठीक है। CO2 की मात्रा बढ़ेगी, CO2 की मात्रा बढ़ने के और ज़्यादा नुकसान होगा। आगे देखिए, इन प्रेक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन से स्पष्ट किया जा सकता है। अब एक एक करके हम आपदाएं देखेंगे। तो भूकंप के बाद जो भी आपदाएं आपके इधर पर देखिएगा कि भूकंप के बाद आपका मिलेगा इधर पर। चलिए तो इसको भूकंप को देखेंगे हम कल, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये चैप्टर जो है आपका 3 पार्ट में इधर पे हो पाएगा, ठीक है। तो 3 पार्ट में इसको देखेंगे। तो भूकंप को देखिए, अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, जो भी सवाल आप लोगों को भेजना है नहीं बन रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको फेसबुक और इंस्टा का लिंक मिलेगा। तो उधर पे क्या है, उधर पे आपको फॉलो करना है और फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप उधर पर मुझे मैसेज डाल सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे कल भूकंप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।